आईएएस और पीसीएस का जो भी ट्रेंड बदल रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो महिला से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे वो देश के वैज्ञानिक मुद्दे हो, पर्यावरण वाले मुद्दे हो, या वैदेशिक मुद्दे हो, या आज के समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। आज ऑपरेशन सिंदूर है, हो गया, आपके सामने है इशू। डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद बोला है कि आप इसके ऊपर ऐसे लिखिए, सबसे बेहतरीन ऐसे को हम अवार्ड देंगे। ये आपके एग्जाम में आना ही है, यूपी पीसीएस में आना ही आना है, चाहे वो परीक्षा मंथन की हो, चाहे वो घटना चक्र की हो, चाहे वो आपका अरिहंत पब्लिकेशन की किताब हो। भारत में जाति और राजनीति, सभी जानते हैं जाति सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। जाति के नाम पर ही टिकट बंटते हैं और जाति ही सच्चाई है। लेकिन क्या ये बात आप अपने एसे में लिख सकते हैं? वैश्वीकरण ने सिर्फ कॉलर आईडी या ये कहिए कि व्हाइट लेवल जॉब्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के राह खोले। कैसे कहेंगे कि भारत के लघु उद्योग बर्बाद हो रहा है? कैसे लिखेंगे कि भारत के सारे बड़े कल कारखाने धीरे धीरे विदेशी कंपनियों के दम में जा रहे हैं? कैसे लिखेंगे कि भारत के सारे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक मर रहे हैं? कैसे लिखेंगे कि भारत के बैंकों में लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है? ये तो सच्चाई है। यही नहीं लिखना है तो लिखना क्या है? हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बीपीएससी की भी वैकेंसी आ गई है, यूपी का भी पीटी का डेट अनाउंस हो चुका है, और फिर आपके बीच में मैं लेकर के आ चुका हूं अपनी पुस्तक का नया एडिशन ऐसे के ऊपर। बहुत बार बात कर चुका हूं, आज ये फिर एक नया एडिशन आया है, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बातचीत करूं। इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि यह बुक्स आपको क्यों पढ़ना जरूरी है, निबंध के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो इस बुक्स में कैसे शामिल है, आईएएस और पीसीएस का जो भी ट्रेंड बदल रहा है क्या वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जो ट्रेंड बदलाव हो रहा है खासकर बिहार का, यूपी का, आईएएस का, या फिर स्टेट पीसीएस में, उसमें कहाँ कॉन्सेप्चुअल, कहाँ थ्योरेटिकल और कहाँ आइडियोलॉजिकल बेस जो ऐसे आ रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक उसी तरह आईएएस का जो आज का आइडियोलॉजिकल ऐसे आ रहा है, उससे कैसे कैसे ऐसे बन सकते हैं। ठीक उसी तरह बाजार में जो भी बुक्स हैं, जो भी नोट्स हैं, जो भी कंटेंट है, उनसे ये सारे, उन सभी से ये बेहतर कैसे है। और यूपी के लिए जो भी बुक बाजार में आप देख रहे हैं, चाहे वो परीक्षा मंथन की हो, चाहे वो घटना चक्र की हो, चाहे वो आपका अरिहंत पब्लिकेशन की किताब हो, चाहे वो किसी की भी हो, वो आज उसमें इतनी बेहतरीन किताब होने के बाद भी थोड़ी सी कमियां हैं तो कैसे आए हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टेट पीसीएस के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से यह पुस्तक क्यों है, आज इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहता हूं कि जो ऐसे के कंटेंट होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो महिला से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे वो देश के वैज्ञानिक मुद्दे हो, पर्यावरण वाले मुद्दे हो, या वैदेशिक मुद्दे हो, या आज के समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सारे संबंध, वो सारी चीज़ें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, क्या संबंध है समाज का साहित्य से, क्या संबंध है समाज के विविध पहलू में संस्कृति से, संस्कृति किस प्रकार साहित्य को दिशा देती है, या फिर समाज साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है, ये सारे पहलू इसमें शामिल है। उसी तरह बात तुलसीदास की हो, बात कबीर दास की हो, ये कुछ स्पेशली चीज़ें यूपी में पूछी जाती हैं। ठीक उसी तरह एक सोसाइटी का रिलेशनशिप कल्चर से, सोसाइटी का रिलेशनशिप लिटरेचर से, सोसाइटी का रिलेशनशिप हमारे आचार विचार से, ये सारे प्रसंग हैं। कम से कम 10 से 12 ऐसे होते हैं, वो सारे के सारे शामिल हैं। अन्य किताबें भी अच्छी हैं, लेकिन वहाँ आपको एक दो ऐसे मिलेंगे। मैंने इन सब चीज़ों को हैंड रिटन पहले लिखा है और इसमें शामिल किया है। सबसे बड़ी बात, उसका एक फॉर्मेट बनाया है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैसे लिखेंगे, कहाँ इंट्रो करेंगे, कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ एनालिसिस करेंगे, कहाँ एनालिसिस के अन्य और एस्पेक्ट को लेके आएंगे, कहाँ पॉजिटिव लेके आएंगे, कहाँ नेगेटिव लेके आएंगे, कहाँ कंटेम्प्रेरी इशू डालेंगे और कैसे कंक्लूड करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस बुक्स की शुरुआत में ही एक ऐसे को मैंने 5 तरीके से लिखा है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसे को 5 तरीके से लिखा है और वो पांचों ऐसे सही हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में ज़रूरत क्या होती है, सिविल सर्विसेज में किस प्रकार की पर्सनालिटी का जजमेंट होता है, सिविल सर्विसेज में ऐसे से किस प्रकार की पर्सनालिटी की खोज होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एक ब्यूरोक्रेट, एक आईएएस, एक पीसीएस की पहचान ऐसे से कैसी होती है, ये चीज़ मैंने अपनी पुस्तक में डाली है, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अन्य किसी पुस्तक में नहीं है। क्या किसी पुस्तक में एक ऐसे को 5 बार लिखा गया है? क्या किसी पुस्तक में ऐसे का एनालिसिस किया गया है? क्या किसी पुस्तक में ये बताया गया है कि ऐसे में सच नहीं लिखा जाता? क्या किसी पुस्तक में जो चीज़ पूछा जा रहा है उसको भी कट करके एनालिटिकल व्यू दिया गया है? नहीं दिया गया। मैंने लिखा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भारत में जाति और राजनीति, सभी जानते हैं जाति सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। सभी जानते हैं बिना जाति के राजनीति नहीं होती है। सभी जानते हैं जाति के नाम पर ही पॉलिटिकल पार्टी हैं, जाति के नाम पर ही टिकट बंटते हैं और जाति ही सच्चाई है।
लेकिन क्या ये बात आप अपने ऐसे में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। वो बातें बताई गई है कि कभी भी सच्चाई नहीं लिखे। जैसे करप्शन, भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार था, भारत में भ्रष्टाचार है और भारत में आगे भी भ्रष्टाचार होते रहेगा। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन इस चीज को आप न सिविल सर्विसेज के मेंस में न ऐसे में लिख सकते हैं, तो फिर लिखेंगे क्या? जैसे टेररिज्म, टेररिज्म था, है और आगे भी रहेगा। टेररिज्म एक बिजनेस है, लेकिन जब टेररिज्म को आप डिस्कस करते हैं ना, तो ये सारी सच्चाई बातें नहीं लिखी जाती है। यही है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ही है जहां पर चिकनी चुपड़ी बनावटी बातें लिखी जाती है। यही कारण है कि मोर देन 5000 IITians एग्जाम में शामिल होते हैं, लेकिन 300 से भी कम है उनके सफलता का रेशियो। क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या वो उल्लू के पट्टे हैं? क्या उनके पास कम दिमाग है? नहीं, वो इंटेलिजेंट हैं, वो जीनियस हैं, लेकिन उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं होता, जिसकी वजह से वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। जैसे आज ऑपरेशन सिंदूर है, हो गया, आपके सामने है इशू। अब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आज की न्यूज़ है 2 जून की कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद बोला है कि आप इसके ऊपर ऐसे लिखिए, सबसे बेहतरीन ऐसे को हम अवार्ड देंगे। ये आपके एग्जाम में आना ही है, यूपी PCS में आना ही आना है। लेकिन अब आप सच्चाई लिखेंगे, आप पाकिस्तान की बात भी लिख सकते हैं, आप कांग्रेस की बात भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी बंदा ये लिखेगा कि सिंदूर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों संचालित हुआ, भारत की फॉरेन पॉलिसी में, भारत की डिफेंस पॉलिसी में, भारत के इंटरनल पॉलिसी में, भारत के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या क्या सिनेरियो आया, क्यों इसकी आलोचना हो रही है और ये आगे किस प्रकार प्रभाव छोड़ सकता है, यही 5 फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात पहले ही पता लग जाए कि इस पर्टिकुलरी ऐसे में मुझे लिखना क्या है ना, तब आप बेहतर तरीके से ऐसे लिख पाएंगे। जैसे बिहार से कुछ जुड़े हुए ऐसे हैं, मैंने कई बार बोला हुआ है, इनफैक्ट तो मैंने कई बार बोला भी था, बाप के नाम साग खान, बेटा के नाम परोर खान, मूस मुटैया लोड़ा हुई, हाथी न घोड़ा हुई, वो सब BPSC के ऐसे में आया। तो इस तरह के रीजनल लेवल के भोजपुरी, मगही और एक तरह से मैथिली, 3 तरह के ऐसे होते हैं। कम से कम 150 ऐसे का एग्जाम्पल इस बुक में दिया है। ठीक उसी तरह आइडियोलॉजिकल बेस्ड ऐसे होते हैं, आप समुद्र में उतर नहीं सकते हैं, जहां रेगिस्तान सूखते हैं वहां से बंद शुरू होते हैं, कुछ इसी तरह का, आप समुद्र में उतर नहीं सकते हैं, या आपकी खुशी, आप जो चाह रहे हैं, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, आप जो हैं वो नहीं है, आप जो होना चाहते हैं वो दिख नहीं रहे। मतलब फेसबुक पर आजकल हम क्या चल रहे हैं, ये इस तरह के जितने भी ऐसे आए हैं आइडियोलॉजिकल ऐसे, वो कैसे लिखे जाते हैं, उनके पीछे सोच क्या होती है। कभी आपने इस बात को गंभीरता पूर्वक विचार करना शुरू किया कि लास्ट 3 सालों से IAS का अप्रोच बदल चुका है। अब IAS में टू द पॉइंट सीधे सीधे ऐसे नहीं आते हैं, आइडियोलॉजिकल ऐसे आते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचे ना, तो सोचना शुरू करिए। कैसे सोचेंगे? जब 150 से भी ज़्यादा टॉपिक मिलेगा कि ईश्वर के ऊपर, दया के ऊपर, कर्म के ऊपर, समाज के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, साहित्य के ऊपर, समाज संस्कृति के ऊपर, दर्शन के ऊपर, भारतीयता के ऊपर, कैसे ऐसे बन सकते हैं, उसमें सब एग्जाम्पल दिए हैं, एक बार पलट के देखिए। जैसे आधुनिक समाज में मॉडर्न वुमेन या आधुनिक नारी एक मिथक है। महिला सशक्तिकरण के मायने, महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा, महिला सशक्तिकरण का मिथक, महिला आरक्षण महिला सशक्तिकरण का वाहक नहीं होगा। ये कुछ ऐसे हैं, मतलब वुमेन्स रिलेटेड 10 से 12 ऐसे जितने पूछ चुके हैं, सबका अप्रोच अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी विचारधारा अलग है और सारे ऐसे का मर्म भी अलग है। उसके अनुसार अगर आपने नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 90% जो बाजार में किताबें हैं, एक है महिला सशक्तिकरण दे दिया, बोलते हैं रट लो, नहीं है भाई। साफ बात हो रही है, IAS में एक बार पूछा भी जा चुका है कि जितने भी आइडियोलॉजिकल बेस्ड होते हैं उनका कोई मॉडल नहीं होता, वो स्टूडेंट्स के थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट्स कैसे लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, सब जानते हैं कि महिला आरक्षण नामक विधेयक कहीं से भी भारत के ग्रामीण स्तर की महिलाओं के स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आने वाला है, लेकिन इसको आप स्पष्ट नहीं लिख सकते। आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं, उनसे चुनाव में, पंचायती राज में महिलाएं चुन के आ रही हैं, संसद में जाएंगी, विधानसभा में जाएंगी, तो इससे बदलाव आएगा। यही है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, यही है प्रशासनिक समझ, यही है एक व्यवहारिक बुद्धि की खोज, जो इस पुस्तक में मैंने डायरेक्शन देके लिखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह पुस्तक अन्य पुस्तकों से सबसे अलग है। यह पुस्तक अन्य पुस्तकों से अलग अप्रोच के अनुसार लिखा गया है। यह पुस्तक पहले मैंने हैंड रिटन किया है,
A4 सीट्स पर, यूपीएससी के सीट्स पर लिखा है, उनको एडिट किया, उसके बाद मैंने लिखा। अभी जितने भी ऐसे के बुक्स मिल रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखे जा रहे हैं, वो समझ में ही नहीं आते हैं। और इसका एक एक ऐसे आपके समझ में आएगा। जैसे इकॉनमी के कुछ ऐसे के बारे में बात करते हैं, समावेशी विकास से कल्याणकारी राज्य, क्या ट्रिपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एम्बिशन से समावेशिता का लक्ष्य पाया जा सकता है? वैश्वीकरण से उभरती हुई खाई, वैश्वीकरण दशा और दिशा, वैश्वीकरण ने वर्ग विभाजन को बढ़ाया है, महानगरों तक विकास केंद्रित है, रोजगार विहीन समृद्धि। इतने ऐसे आ चुके हैं जो आज वर्तमान देश के इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़े हैं। एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि क्या स्टूडेंट्स को आज के सोसाइटी में, आज की इकोनॉमिक पॉलिसी में जो भी डिसबैलेंस हो रहा है उसकी समझ है कि नहीं। क्या आप लिख सकते हैं कि निजीकरण के दौर में जब हर चीज महंगी हो रही है तो भारत के 70% लोगों की जिनकी आय कम है वो कमाने और खाने के लिए तरस रहे हैं, जॉब है ही नहीं। कैसे कहेंगे कि वैश्वीकरण भारत के विरुद्ध है? कैसे लिखेंगे कि वैश्वीकरण ने शहर और गांव के बीच में डिवीजन को चौड़ा कर दिया है? कैसे लिखेंगे कि वैश्वीकरण ने सिर्फ कॉलर आईडी या ये कहिए कि वाइट लेवल जॉब्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के राह खोले? कैसे कहेंगे कि भारत के लघु उद्योग बर्बाद हो रहा है? कैसे लिखेंगे कि भारत के सारे बड़े कल कारखाने धीरे धीरे विदेशी कंपनियों के दम में जा रहे हैं? कैसे लिखेंगे कि भारत के सारे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक मर रहे हैं? कैसे लिखेंगे कि भारत के बैंकों में लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है? ये तो सच्चाई है। यही नहीं लिखना है तो लिखना क्या है? यहाँ पे लिखा है मैंने, उसके नीचे लिखा है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन या करंट इकोनॉमिक पॉलिसी के जितने भी प्रॉब्लम हैं उसको कभी सच न लिखें, उसको लिखें कैसे? ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, ऐसे समझा जा रहा है, ये चुनौतियां हैं। ऐसे जैसे डेमोग्राफिक्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश की 80% जनसंख्या सिर्फ मोबाइल पर रील्स देख रही है, कमा के खा के बैठी हुई है, निठल्ली बन के बैठी हुई है, सब सरकारी नौकरी में घुस करके करप्शन करने के जुगाड़ में है। ये तो सच्चाई है। क्या लिख पाएंगे? इमोशनल बच्चा तो लिख देता है। यही बातें हैं, यही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है जो दूसरों से अलग करता है। और यही चीज़ें सीखनी है और यही चीज़ें लिखनी है कि हाँ, भारत में डेमोग्राफिक या 15 साल से 59 साल के युवा कामकाजी तो हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो उतने कार्यकुशल नहीं है। ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां सॉर्ट आउट कैसे होंगी? एक बार मुझे आईएएस बना दीजिए, मुझे एसडीएम बना दीजिए, चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। यही अप्रोच है और यही चीज़ें मैंने इस बुक में लिखा है और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहीं भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, एक बार इसका इंडेक्स भी आप देख लेंगे ना तो आप इस किताब को पढ़ने के लिए बेबस हो जाएंगे।